वंदे मातरम डियर स्टूडेंट्स, मैं आपका एजुकेटर शुभम सर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म माय डीडीयू यूनिवर्सिटी पे। जैसा स्टूडेंट आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं, आज हम आपके लिए जो हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए ENG 202 का एक मॉडल पेपर लेके आए स्टूडेंट्स। ये मॉडल पेपर लाने का बस यही पर्पज है कि आपको किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं उसका एक आइडिया लग जाए और आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो सके। स्टूडेंट्स आपसे क्षमा चाहते हैं कि वीडियो आने में काफ़ी देर हो गया है। स्टूडेंट्स बहुत सारा तेज म्यूजिक मेरे वहाँ अगल बगल में बज रहा था, जिससे मैं काफ़ी देर से रेडी था कि अब शांत हो। रात के 10:30 से ऊपर हो रहा है और मैं अब जाके ये वीडियो कर रहा हूँ, फिर भी पूरी शांति नहीं है, म्यूजिक लगातार बज रहा है। स्टूडेंट, अगर आपको अनवांटेड आवाज़ बैकग्राउंड में आएगी तो उसको अवॉइड करेगा और मैं अब इससे ज़्यादा वेट नहीं कर सकता आपके लिए, तो सीधे आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पेपर की तरफ। पहला क्वेश्चन कर रहा है, एट द एंड ऑफ एक्ट 1 केट सेज बी स्मार्ट जो बी स्मार्ट सी सेज दिस बिकॉज। अब वो ऐसा क्यों कहती है? केट कहती है बी स्मार्ट जो बी स्मार्ट बिकॉज वो ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि जॉर्ज इज कमिंग टू सी देम। जॉर्ज इज कमिंग टू सी देम। जॉर्ज उन लोगों को मिलने आ रहा है। जॉर्ज कौन है? जॉर्ज जो स्टीव डीवर है, स्टीव डीवर जो केलर का एक फ्रेंड था जो जेल में है, उसका बेटा है और वो क्या है? लॉयर है। तो वो आ रहा है और इनको डर है कि कहीं इनकी परतें ना खोल दे वो, और वो अपने पिता से जेल से मिल के आ रहा है। ठीक है। इन एक्ट 2 जो से जॉर्ज दैट व्हेन स्टीव गेट्स आउट ऑफ द प्रिजन ही वांट्स टू। तो वो क्या करना चाहता था? वो कह रहा है कि जो एक्ट सेकंड में जो से जॉर्ज दैट व्हेन स्टीव गेट आउट द प्रिजन ही वांट्स टू गिव स्टीव अ जॉब। तो कहता है कि जब वो जॉब से अगर जेल से बाहर आएगा तो जॉर्ज को क्या करेगा वो कि जो केलर है वो जॉब देना चाहता है, जॉब देना। अब देखिए दोनों पार्टनर है, उसी क्राइम जो नहीं किया वो जेल में है और जो क्राइम किया जो केलर वो बाहर घूम रहा है। ठीक है। तो वो इसी बात पे वो बात जॉर्ज से कहता है मैं तुम्हारे पिता को जॉब दूंगा आएगा तो। क्रिस सेज आई डोंट वांट हिम स्टीव इन द प्लांट सो दैट ऐसा क्यों कर रहा है? व्हाई डज क्रिस वांट टू हैव एनी कनेक्शन टू स्टीव? बिकॉज तो क्या कनेक्शन रखना चाहता है? क्रिस सेज आई डोंट वांट हिम स्टीव इन द प्लांट सो दैट्स दैट। व्हाई डजंट क्रिस वांट टू हैव एनी कनेक्शन टू स्टीव? स्टीव से कोई कनेक्शन क्रिस क्यों नहीं रखना चाहता? जो क्रिस बेटा है जो किलर का, वो नहीं चाहता स्टीव डीवर से कोई कनेक्शन रखा रहे। क्यों? क्योंकि जो बैड सिलेंडर जो बेल्डेड सिलेंडर देने का आरोप तो स्टीव डीवर के ऊपर लग चुका है, जो एन का और जो का फादर है। तो इसके वजह से वो नहीं चाहता है कि उसको सच्चाई का पता नहीं है। ठीक है। तो दैट्स वाई वो नहीं चाहता है कि बिलीव दैट कि स्टीव गिल्टी ऑफ द क्राइम, क्योंकि वो कहता है कि जो उसका क्राइम है उसके वजह से उसको नहीं चाहता है कि वो उससे कोई कनेक्शन इसका फादर रखे। उसको ये पता ही नहीं है कि इसका फादर रियल वो है, एक्यूज है। ठीक है। तो कह रहा है इन एक्ट 1 मदर सेज एन एज लॉन्ग एज यू हियर एनी आई वांट टू आस्क यू नेवर टू से दैट अगेन दैट व्हाट डिड एन से। एन क्या कहना चाहती थी? तो एन यही बताना कहती है कि वो मत कहना जो अभी तुमने कहा है, ऐसी कोई बातें मत कहना कि एज लॉन्ग एज हियर, जब तक तुम यहाँ पे हो ऐसी कोई बात मुझसे मत कहना। तो क्या बात है कि ये वही कहना चाहती है जो ऑप्शन आपका कह रहा है कि जो ऑप्शन सेकंड कह रहा है कि लैरी माइट हैव बीन फ्लोन अ प्लेन विथ क्रैक्ड सिलेंडर। यानी वो यही कहना चाहती थी एन, किस बात के लिए टोकती है कि लैरी ने जो क्रैक सिलेंडर से भरा हुआ एयरक्राफ्ट उड़ाया है, ये बात वो कहना चाहती थी। ठीक है। इसीलिए वो टोकती है कि मत कहो ऐसी बात। व्हाट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले हाउ डज एन फील अबाउट द फादर के बारे में जब प्ले शुरू होता है तो एन क्या सोचती है? जब प्ले शुरू होता है तो एन सोचती है कि उसके फादर ने सारा क्राइम किया है। उसको पता ही नहीं सच्चाई कि सारा क्राइम जो किलर ने किया है। उसको तो बस इतना पता रहता है कि लैरी ने जानबूझ के सुसाइड किया है, वो सिलेंडर वाला प्लेन उड़ाया है, लेकिन उसको ये नहीं पता रहता कि क्राइम उसके फादर ने नहीं किया है और उसमें उसके जो उसके क्या कहते हैं फादर इन लॉ जो एक तरह से हैं, उनका जो किलर का भी हाथ है वो नहीं जानती है। तो वो जानती है कि सारा क्राइम उसके फादर का है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि वाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फ्रैंक टू प्रूव दैट 25 नवंबर इज अ फेवरेबल डे फॉर लैरी। इट वॉज द डे। कह रहा है कि 25 नवंबर का दिन इंपॉर्टेंट दिन है फ्रैंक के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यही वही डेट है जब वो, क्योंकि वो 25 जो डेट है वो लकी डेट है और इसी डेट पे वो मिसिंग है, यानी वो ये बताना चाहता है कि वो वापस आ जाएगा। ठीक है। तो ये क्यों लैरी ये इंपॉर्टेंट डेट है और उसको याद रखना चाहता है क्योंकि ही वॉज रिपोर्टेड मिसिंग, इसी दिन वो मिसिंग हुआ था, गायब हो गया था। ठीक है। गायब हुआ था, अब डेथ तो हो गई है लेकिन लोग गायब मान रहे हैं ये इस परिवार में। अगला क्वेश्चन कर रहा है इन व्हाट मंथ डज द प्ले टेक प्लेस। तो प्ले किस मंथ में शुरू होता है? स्टूडेंट्स आपको बता दो प्ले जो है दिसंबर में शुरू होता है और लैरी मिसिंग है नवंबर से। ठीक है। प्ले जो है हमारा वो दिसंबर से शुरू होता है। चलिए, हमारी जो प्ले की स्टार्टिंग होती है किस महीने से होती है? 47 दिसंबर से होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन
कि व्हाट इज ओनली पार्ट ऑफ द पेपर जो किलर रीड क्या पढ़ता है, वो पेपर में क्या पढ़ता है, वो बस एड सेक्शन को पढ़ता है कि लोगों को क्या चाहिए, किस किस चीज का एड निकला है। तो वो पेपर में जो किलर क्या पढ़ता है, ही वांट्स एड, वो एड्स को देखना चाहता है कि लोगों को क्या क्या रिक्वायरमेंट है और वो बस एड का सेक्शन पढ़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हुज हेरोस्कोप इज फ्रैंक लूबे मेकिंग एट द बिगिनिंग ऑफ प्ले। जो ये लूबे है, तो ये जो किलर बता रहा हूं भी करा कि किसका वो हॉरोस्कोप वो बिगिनिंग ऑफ द प्ले में बनाता रहता है, तो वो लैरी का हॉरोस्कोप बनाता है, कुंडली जिसको आप कह सकते हैं, कुंडली भाग्य देखा उसके भाग्य के बारे में बताता है, तो लैरी की फ्रैंक लूबे जो है वो किसका बनाता है, लैरी की बनाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको स्टूडेंट्स? आई होप मैं क्लियर बता रहा हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन अगर लैरी पूछ देता है किस मंथ में बर्थ है उसका, तो वो अगस्त में उसका बर्थ है, याद रखिएगा। ठीक है, और एप्पल ट्रीज का जो ट्री है गार्डन का, उसका गिर जाना उसके डेथ का एक सिंबल है कि वो लौट के नहीं आएगा, ये भी बात को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है ऑन व्हाट डे लैरी केलर सपोज टू बी हैड डाइड, किस तारीख को माना जा रहा है कि वो मर गया है। तो डेट जो स्टूडेंट इसकी हो रहेगी 25 नवंबर, इसी डेट को मिसिंग है और इसी डेट को वो समझा जाता है। लोग कितने लोग ये मानते हैं कि वो मर गया है, लेकिन उसकी माता तैयार नहीं होती है, वो जानते, वो कहती है मेरा बेटा आएगा, जबकि जो केलर और वो दोनों जानती है कि वो अब वापस नहीं आने वाला है, वो झूठा दिलासा देती है खुद को। और जो केट है वो खुद भी अपने पति के क्राइम में पार्टनर है, क्योंकि वो सब जानते हुए भी चुप रहती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, तो मिसिंग मंथ नवंबर हो गया स्टूडेंट, इसको बात करें लैरी का जो ट्री जो गिर जाता है वो लाइटनिंग बिजली गिरने से गिरता है। याद रखिएगा, मेरी छोटी छोटी बातें स्टूडेंट पेन कॉपी लेके बैठिए, नोट करिए कि पेड़ कैसे गिरता है, लाइटनिंग स्ट्रक्ट, उस पर बिजली गिर जाती है एक तरह से। ठीक है, और अगर क्वेश्चन पूछ देता है कि जॉर्ज और एन पहले कहां रहते थे, तो जॉर्ज और एन दोनों न्यूयॉर्क में रहते थे, इस बात को आप याद रखिएगा। तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो क्वेश्चन बन सकती है, मैं आपको बताते चला हूं। अब कह रहा है कि प्ले किस साल में खत्म होता है, तो प्ले देखिए 47 में शुरू होता है और हमारा जो प्ले है खत्म होता है 48 में, प्ले के अंदर की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्ले 48 में खत्म होता है स्टोरी। ठीक है, और नवंबर से लैरी मिसिंग है, स्टोरी दिसंबर से शुरू होती है। व्हेन वाज द फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑल माय सन की फर्स्ट परफॉर्मेंस कब हुई थी, तो स्टूडेंट मैंने बताया कि आपको 1947 तो है, लेकिन डेट था इसको कब परफॉर्म किया गया, तो 29 जनवरी 1947 में इसको परफॉर्म किया गया। ठीक है, 29 जनवरी 1947 में। ठीक है, और ठीक है, और ये जो है 8 नवंबर 1947 तक इसे परफॉर्मेंस, ये इसका शो चला था, बुकिंग जो चल रही थी 8 नवंबर 1947 तक, तो 47 के 8 नवंबर तक ये चला था। और अगला क्वेश्चन बताऊंगा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि अगला क्वेश्चन है कि ये परफॉर्मेंस चला था, तो लिखा कब गया था ये प्ले 46 में, पब्लिश कब हुआ 47 में, परफॉर्म कब किया गया 47 में, और कितने एक्ट का प्ले है 3 एक्ट का प्ले है, इस बात को याद रखिएगा। इस प्ले पे एक मूवी बनी जिसको प्ले को डायरेक्ट किया था इलिया कैजन ने, तो इलिया कैजन ने इसको डायरेक्ट किया था। ठीक है, और ये जो आर्थर, अभी आपको और कुछ बातें जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं बताते जाऊंगा। ठीक है, तो कह रहा है हु रोट दिस प्ले ऑल माय सन को किसने लिखा है, तो स्टूडेंट ऑल माय सन आपको पता है कि ये आर्थर मिलर का वर्क है, आर्थर मिलर ऑल माय सन। इनके कुछ और वर्क के नाम बता दे रहा हूं स्टूडेंट, इनके कुछ और वर्क अगर पूछ देगा कि जैसे क्वेश्चन पूछता है कि कौन वर्क नहीं आर्थर मिलर का, तो आर्थर मिलर ने ऑल माय सन लिखा है। डेथ ऑफ सेल्समैन बहुत इंपॉर्टेंट, इसके बाद जो दूसरा बहुत पॉपुलर है डेथ ऑफ सेल्समैन, याद रखिएगा डेथ ऑफ सेल्समैन। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें स्टूडेंट्स, तो डेथ ऑफ सेल्समैन के बाद जो एक और इंपॉर्टेंट वर्क है द क्रूसिबल, CRUCIBLE, तो द क्रूसिबल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है इनका। चलिए, तो ऑल माय सन्स किसने लिखा, आर्थर मिलर, आपका राइट आंसर होगा। हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर इन द प्ले, तो प्ले में कितने कैरेक्टर, प्ले में टोटल 10 कैरेक्टर है। 10 मेजर का दिख रहा है, 2 कैरेक्टर के बारे में हमको दिखते नहीं है प्ले में, लेकिन हम 10 ही मानेंगे क्योंकि जो दिखता नहीं वो कैरेक्टर है नहीं, वो बस बातों में है। तो 10 मेजर कैरेक्टर है, 2 कैरेक्टर कौन को नहीं अपीयर होते हैं, तो एक जो स्टीव डीवर है जो जेल में है वो नहीं आता है कभी, और जो दूसरा लैरी, बस लोग उसकी बात करते हैं लेकिन वो कभी स्टोरी में दिखता नहीं है। तो 10 कैरेक्टर को मान के चलेंगे कि टोटल प्ले में 10 कैरेक्टर है। ठीक है, आपको एक बात बता दूं, जो किलर है वो 60 साल का है, जो किलर है उसका एज 60 है। जो केट है जो उसकी मदर है यानी क्रिस किलर की और लैरी की, वो 50 साल की है, लगभग 50s में है। क्रिस 32 का है, जो क्रिस का एज है वो कितना है, क्रिस जो है वो आपका 32 ईयर्स का है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो क्रिस जो है वो आपका 32, मैं बता रहा हूँ, क्रिस जो है वो 32 ईयर्स का है, 32। ठीक है, उसके बाद अगर बात करें तो क्रिस 32 का है, एन 26 की है, एन 26 की। ठीक है, और जॉर्ज डीवर जो जॉर्ज है स्टीव डीवर का लड़का, वो 31 साल का है, लॉयर है। और जो जिम बेलिस एक कैरेक्टर आएगा, जिम बेलिस, तो वो 40 इयर्स का है और डॉक्टर है, मेडिसिन की प्रैक्टिस करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया कि जिम बेलिस कौन है, तो जिम बेलिस 40 ईयर का है, मेडिसिन का प्रैक्टिस करता है, डॉक्टर है। और फ्रैंक लूबे क्या है, लीडिया का हस्बैंड है। अगर एक क्वेश्चन पूछता है फ्रैंक लूबे जो हॉरोस्कोप बनाता है वो कौन है, लीडिया का हस्बैंड है। लीडिया कौन है, लीडिया वही है जिसके साथ जो स्टीव डीवर का जो ये है क्या कहते हैं, जो उसके साथ उसको क्या रहता है, एक रिलेशन रहता है, क्लोज रिलेशन रहता है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड द प्ले फर्स्ट प्रीमियर्ड, यानी पहली बार कहां प्रीमियर किया गया, इसको दिखाया गया। तो स्टूडेंट इस प्रश्न को बहुत इंपॉर्टेंट रखिएगा, और ये इसका राइट आंसर एट द कॉर्नेट थिएटर न्यूयॉर्क सिटी। कॉर्नेट थिएटर न्यूयॉर्क सिटी ब्रॉडवे में, ब्रॉडवे के न्यूयॉर्क में ब्रॉडवे, ये ब्रॉडवे में हुआ था, ठीक है। चलिए तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी एक्ट द प्ले है, प्ले में कितने एक्ट है। स्टूडेंट प्ले 3 एक्ट का है, आपको सीधे रखना है याद, प्ले 3 एक्ट में बटा हुआ है। अगला क्वेश्चन कर रहा है, हाउ मेनी परफॉर्म डिड ऑल, कुल कितने परफॉर्मेंस इस प्ले की हुई है। तो स्टूडेंट ये सारे क्वेश्चन मैंने आपके लिए ढूंढ के बनाए हैं, और प्ले के 328 परफॉर्मेंस हुए हैं, आपको याद रखना है कितने, 328। अगला क्वेश्चन कह रहा है, डेथ ऑफ सेल्समैन इज रिटन बाय, अब मैंने बताया डेथ ऑफ सेल्समैन आर्थर मिलर, डेथ ऑफ सेल्समैन जो आपका ये लगा हुआ वर्क है, और द क्रूसिबल, ये सब इंपॉर्टेंट वर्क है आर्थर मिलर के। कह रहा है, जॉर्ज डीवर डू फॉर लिविंग, जॉर्ज डीवर का पेशा क्या है, क्या करता है, जीविका चलाने के लिए वो लॉ है, यानी लॉयर है, और पॉपुलर लॉयर है, ठीक है, लॉयर है, ठीक है। और ये जो किलर क्या कर रहा है, अब वो मैन्युफैक्चरिंग का काम करता है, वो बहुत सारे बिजनेस में हाथ ट्राई कर चुका है, ठीक है। हाउ मेनी P40 क्रैश ड्यू टू द पार्ट ऑफ द केलर्स फैक्ट्री, कितने P40 क्रैश हो गए हैं, ठीक है। तो कह रहा है 21, आपका आंसर हो जाएगा कितना, 21 P40 जो एयरक्राफ्ट है वो 21 क्रैश होते हैं, किसके, स्टीव डीपर और जो किलर की गलती की वजह से, जो किलर मेन था, जिसने कहा था कि सिलेंडर सप्लाई कर दो, मैं देख लूंगा जो होगा, और वो फंसा देता है अपने फ्रेंड स्टीव डीवर को, ठीक है। तो 21 पायलट मरते हैं, और इसी में लैरी की भी डेथ होती है। हाउ डिड लैरी डाई, कह रहा है कि निमोनिया से मर गया, प्लेन वाज शूट डाउन, प्लेन को मार गिराया गया, हिज प्लेन मैल फंक्शन, प्लेन खराब होने की वजह से डी सुसाइड, कि सुसाइड कर लिया, ठीक है। तो स्टूडेंट तो वो प्लेन के मैल फंक्शन की वजह से नहीं, डिफेक्टिव सिलेंडर की वजह से होता है, और वो जानबूझ के उड़ाता है, वो सुसाइड, इसको सुसाइड में वो जाएगा, वो जानबूझ के उड़ा देता है उस प्लेन को। प्लेन मैल फंक्शन तो ठीक है, लेकिन वो डिफेक्टिव सिलेंडर के वाला प्लेन उड़ाता है, इसी वजह से होता है। तो हम यहाँ पे सुसाइड ज्यादा, क्योंकि वो जानबूझ के एयरक्राफ्ट को ले जाता है, क्योंकि वो जान जाता है उसका पिता इसमें इन्वॉल्व है, इसीलिए कहता है कि वो उस शर्मिंदगी को झेल नहीं पाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वेयर इज द सेटिंग ऑफ द प्ले, प्ले की सेटिंग कहाँ है, किस प्ले की, इसी प्ले की बात हो रही है। स्टूडेंट मैंने आपको चैप्टर वाइज, मतलब जो बुक वाइज जो आपका लगा है, ड्रामाज वाइज आपके पेपर बनाए हैं, कि हर ड्रामा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मैंने रखा है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्ले की सेटिंग कहाँ है, ठीक है। तो प्ले की सेटिंग की बात अगर हम करें तो कह रहा है केलर्स बैकयार्ड एट जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, केलर बैकयार्ड एट द बेलिस हाउस, द केलर्स बैकयार्ड और केलर बैकयार्ड एंड बेलिस बैकयार्ड। तो ये हो जाएगा केलर्स के बैकयार्ड में सेटिंग है। कहानी कहां शुरू होती है, द केलर्स बैकयार्ड, ओके, द केलर्स बैकयार्ड। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अब मर्डर इन द कैथेड्रल पे चलते हैं। अगला जो हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इतने क्वेश्चन तो हमने ऑल माय सन से डील किए, ठीक है। अब मर्डर इन कैथेड्रल अगला चैप्टर है। तो मर्डर इन कैथेड्रल की बात करें, स्टूडेंट तो कह रहा है हु वाज द किंग ऑफ इंग्लैंड इन बेकेट टाइम, बेकेट के टाइम में इंग्लैंड का किंग कौन है। तो आपको याद होना रहना चाहिए स्टूडेंट्स की ये इसका किंग हेनरी सेकंड है, हेनरी 2, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट पोजीशन डज द थॉमस होल्ड एट द टाइम ऑफ मर्डर। अब मर्डर हो रहा है तो किस पोस्ट पे है, तो देखिए आर्क बिशप पोस्ट पे है। जब ये हमारे थॉमस बेकेट जो है, थॉमस ए बेकेट ये जो इसका जब डेथ होता है तो ये आर्क बिशप के पद पे रहता है, और इससे पहले ये इसका अर्लियर पोजीशन रहता है, उससे पहले चांसलर रह चुका होता है। तो ये करंट पोजीशन है, ये अर्लियर पोजीशन है, राइट आंसर आर्क बिशप होगा। अगर पूछ देता है पहले क्या रहता है तो वो चांसलर रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्टूडेंट कि व्हाट पोजीशन थॉमस हेल्ड इन द पास्ट। तो मैंने पास्ट में क्या पोजीशन थी, मैंने ये क्वेश्चन भी करा दिया, पास्ट में चांसलर रहता है, वर्तमान में आर्क बिशप रहता है, करंट में। वेयर हैड थॉमस बीन बिफोर द प्ले स्टार्ट, थॉमस कहां रहता है जब प्ले स्टार्ट होता है, प्ले जब शुरू नहीं होता है तो उससे पहले थॉमस यानी किस जगह से यात्रा करते हुए यहाँ आता है, इससे पहले कहां रहता है, तो फ्रांस में रहता है। कहां रहता है, राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस, फ्रांस से आता है, जब प्ले स्टार्ट होने से पहले वो फ्रांस में रहता है। अगला कह रहा है हाउ लॉन्ग द थॉमस बीन गोन व्हेन ही रिटर्न। अब देखिए इनका पूरा नाम थॉमस ए बेकेट है, याद रखिएगा, ये ट्रू स्टोरी है। उसको टी.एस. इलियट ने, और ये जो आपका टी.एस. इलियट का मर्डर इन द कैथेड्रल है, ये वर्स ड्रामा है, पोएटिक ड्रामा इसको कहते हैं। ये सब बातें याद रखिएगा, मेरी बातें छोटी छोटी बातें हैं जो बीच बीच में बोल रहा हूँ, तो याद रखिएगा पोएटिक ड्रामा है। तो कह रहा है कि हाउ लॉन्ग थॉमस हैड बीन गॉन व्हेन ही रिटर्न्स, कितने साल का सजा, मतलब कितने साल के लिए चला गया रहता है जब सजा काट कर, तो 7 ईयर्स। कितने साल बाद लौटता है, तो 7 ईयर्स बाद लौटता है फ्रांस इंग्लैंड। वेयर इज द कैथेड्रल, कैथेड्रल कहाँ का कैथेड्रल है, ये कैंटरबरी का कैथेड्रल है। देखिए थॉमस ए बेकेट का जो इनका जो श्राइन है वो कैंटरबरी में है, इसीलिए चौसर एक लिखता है प्रोलॉग टू कैंटरबरी टेल्स, और चौसर जो फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री है वो अपने टीम के साथ कहाँ उसमें बताया गया है, वो थॉमस ए बेकेट के श्राइन पे जाता है। यही थॉमस ए बेकेट है जिनके ऊपर ये वर्स ड्रामा टी.एस. इलियट ने लिखा है। तो वो कहाँ का कैथेड्रल है, कैंटरबरी का कैथेड्रल है, वो जगह क्या है, कैंटरबरी, ठीक है। अगला कह रहा है हु इज इन द कोरस, कोरस में कौन है भैया, वुमेन्स है, कोरस कौन है, वुमेन्स है, ठीक है। तो कोरस का राइट आंसर हो जाएगा कि वुमेन कोरस है, यहाँ पे कोरस कौन है, वुमेन्स है, ठीक है। व्हाई डिड, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है व्हाई डिड इलियट राइट दिस प्ले, इस प्ले को इलियट ने क्यों लिखा। तो देखिए
इलियट ने इस प्ले को इसलिए लिखा क्योंकि वो एक फेस्टिवल पे जब वहाँ पे कमीशन बुलाया जाता है तो उसको इस बारे में जानकारी होती है और वो सोचता है कि वो इस पे प्ले लिखेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हेन व्हाट वाज द ईयर मर्डर इन द कैथेड्रल फर्स्ट परफॉर्म, पहली बार परफॉर्म कब किया गया, इस ड्रामा को पहली बार परफॉर्म कब किया गया, तो इसको 1935 में पहली बार परफॉर्म किया गया। और ये आर्क बिशप थॉमस ए बेकेट के एसेसिनेशन के ऊपर ये प्ले है, आपको पहले पता है। ठीक है, जो कैंटाबेरी में है। कह रहा है व्हाई वाज द कोरस गैदर्ड एट द टॉप ऑफ द प्ले, टॉप जब जैसे ही प्ले होता है उससे पहले जो है कि शुरू में कोरस क्यों एक पास इकट्ठा हो जाते हैं, तो ये वुमेन्स हैं और इनको शंका है कि हमारा जो ये जो हमारा लीडर है, स्पिरिचुअल लीडर, जो धार्मिक नेता है, सॉरी जो हमारा रिलीजियस लीडर है, और वो जब आ रहा है तो उसके साथ कुछ गलत हो सकता है, तो समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन। राइट आंसर हो जाएगा दे सेंस समथिंग बैड इज गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने जा रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ कैन द बेस्ट डिस्क्राइब द कोरस एटीट्यूड एट द टॉप ऑफ द प्ले, टॉप ऑफ द प्ले पे हम कोरस के एटीट्यूड को कैसे बता सकते हैं। तो कोरस क्या करती है, कोरस बहुत पैसिमिस्टिक है, निराशावादी, न ग्लीफुल है, न होपफुल है, न एंग्री है, वो पैसिमिस्टिक है, निराशा में डूबी हुई है कि कुछ गलत होने जा रहा है। हाउ डज द कोरस फील अबाउट द थॉमस रिटर्न, अब उनको कैसा महसूस हो रहा है, तो वो निराशा में डूबी हुई है और वो वरीड है, क्या एंग्री नहीं है, एक्साइटेड भी नहीं है, अनकेयरिंग भी नहीं है, वो वरीड है, परेशान है कि अब कुछ गलत हो सकता है हमारे रिलीजियस लीडर के साथ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट वाज द फर्स्ट प्रीस्ट लाइक, पहला प्रीस्ट क्या रहता है, तो पहला प्रीस्ट भी वरीड रहता है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रीस्ट भी क्या रहता है, जो वरीड रहता है, वरीड। ठीक है, ऑप्शन जो बी है आपका। कह रहा है व्हाट वाज द सेकंड प्रीस्ट, सेकंड प्रीस्ट की क्या हालत रहती है, अगर हम बात करें सेकंड प्रीस्ट की तो सेकंड प्रीस्ट प्रैग्मेटिक होता है, क्या होता है, प्रैग्मेटिक होता है, प्रैग्मेटिक, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं व्हाट इज द, सॉरी स्टूडेंट्स, तो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द थर्ड प्रीस्ट लाइक, थर्ड प्रीस्ट किस तरह है, तो थर्ड प्रीस्ट जो है हमारा, दूसरा प्रैग्मेटिक है, पहला वरीड है, और थर्ड प्रीस्ट धैर्यवान है, ये क्या पेशेंट, पेटेंट। ठीक है, तो ये धैर्यवान है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट मिडिवल इमेज सजेस्ट द पेशेंट, तो वो कौन सा मिडिवल इमेज यानी किस मध्यकालीन सभ्यता चिन्ह को दिखाया गया है, तो वो व्हील को दिखाया गया, क्या दिखाया गया, व्हील को दिखाया गया, इस वर्क में कौन से मिडिवल इमेज को दिखाया गया, व्हील को, पहिए को दिखाया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करा इन द इमेज ऑफ व्हील हु सिट एट द सेंटर, व्हील में बीच में कौन बैठा है, गॉड। राइट आंसर हो जाएगा व्हील में बीच में गॉड बैठा हुआ है। ये किसकी बात हो रही है, मर्डर इन द कैथेड्रल की। हु ब्रिंग्स द न्यूज, थॉमस रिटर्न, थॉमस की न्यूज कौन लेके आता है रिटर्न की, कि थॉमस आ रहा है, ये न्यूज लेके आता है हेराल्ड, जो हेराल्ड है वो ये न्यूज लाके बताता है कि थॉमस आ रहा है, वापस आ रहे हैं, वो जो हमारे रिलीजियस लीडर थॉमस ए बेकेट है वो कैंटरबरी में वापस आ रहे हैं। तो इसको लगता ही नहीं है कि सर बेकेट को, बेकेट इतना वो रहता है, उसको ये लगता ही नहीं कि वो उसके जान को खतरा है, और वो रिस्क लेके वापस आता है, और वही होता है कि उसका मर्डर हो जाता है। और किसमें हो जाता है, चर्च जैसी एक जो कैथेड्रल होती है वो रिलीजियस वर्शिप प्लेस होता है, और उस वैसे पवित्र जगह पे हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, अगला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सब्जेक्ट ऑफ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट बिटवीन किंग एंड थॉमस, क्या सब्जेक्ट नहीं है पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट का, तो कह रहा है कि प्रिंस हेनरी कोरोनेशन, एल्म्स फॉर द पुअर, रिलेशन विद द फ्रेंच चर्च कोर्ट्स, तो ये हो जाएगा एल्म्स। ये बाकी सब तो ठीक है, तीनों ये इशू ठीक है, ये इशू और ये, लेकिन जो दूसरा कर कि गरीबों के लिए जो भीख है, एल्म्स मतलब भीख होती है, ये सही नहीं है। प्रिंस हेनरी कोरोनेशन ये भी ठीक है, रिलेशन विद द फ्रेंच ये भी ठीक है, चर्च कोर्ट्स, चर्च कोर्ट के बारे में बात ये होती है। ठीक है, तो नॉट सब्जेक्ट क्या है कि डिसएग्रीमेंट बिटवीन, तो किस पे, इन तीनों पे वो जो है डिसएग्रीमेंट रहता है, लेकिन एल्म फॉर द पुअर पे डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति, तो इन तीनों मुद्दों पे असहमति रहती है पृष्ठ के बीच और उसके बीच। पृष्ठ जो राजा ही रहता है हेनरी टू, वही थॉमस ए बेकेट को ये पद दिलाता है आर्क बिशप का, वो सोचता है कि मेरा लाभ करेगा, लेकिन जब ये पद पे बैठता है ना तो पद के जो उसको पोस्ट दी जाती है वो उसके लिए काम करना, वो उसकी भावना जग जाती है और वो उसकी मदद ना करके, किंग की मदद ना करके पोस्ट के लिए काम करता है। तो इन तीनों मुद्दों पे मतभेद है, और ये जो चौथा एक बीच वाला ऑप्शन जो है एल्म्स फॉर द पुअर, उस पर मतभेद नहीं है, उस पर कोई बात ही नहीं होती, इसलिए वो गलत है। वाई इज द हेराल्ड वरीड अबाउट थॉमस रिटर्न, अब जो हेराल्ड है वो क्यों वरीड है थॉमस के रिटर्न पे, तो कहता है कि वो कह रहा था पुअर माइट रिवॉल्ट, नहीं, थॉमस माइट स्कॉल्ड देम, नहीं, वायलेंस माइट फॉलो, वो उसको डर है कि जो आ रहा है, जो न्यूज देता है कि वायलेंस माइट फॉलो, हिंसा हो सकती है, यानी मर्डर होने का संभावना है, मार काट खून खराबा हो सकता है, ऐसा किसको लगता है, जो हमारा करेक्टर है उसको, जिसका नाम क्या है, हेराल्ड। व्हाट इज थॉमस मेन फ्लॉ, अब थॉमस की कमी क्या रहती है, थॉमस देखिए वो थोड़ा सा प्राइड रहता है, थोड़ा सा उसके अंदर अभिमान या घमंड कह सकते हैं, क्रुएल्टी नहीं है, ग्रीड नहीं है, वैनिटी नहीं है, उसको लगता है कि मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वो उसका डेथ होता है, उसका मर्डर होता है, ब्रूटल मर्डर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पावरफुल क्लास इन इंग्लिश पॉलिटिक्स इन द प्ले, अब इसमें से कौन पावरफुल क्लास नहीं है जो प्ले में बताया गया है, तो कह रहा है बिजनेसमैन, बैरन्स, बिशप और किंग्स कोर्ट, तो ये सारे पावरफुल क्लास हैं, लेकिन जब बिजनेसमैन जो क्लास है उस वक्त जब प्ले लिखा गया, प्ले जिस समय की बात करता है उस समय बिजनेसमैन पावरफुल क्लास नहीं था। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है हाउ वर द कोरस डिस्क्राइब द दे आर लिविंग इन पार्ट वन, कोरस
अपने रहन सहन को पार्ट 1 में कैसे बताते हैं? तो वो कह रहा है लिविंग एंड पार्टली लिविंग वन डे आफ्टर अनदर अ लॉन्ग एंड वाइंडिंग पाथ बैक इनटू नाइट फॉर ऑल टू सी। तो स्टूडेंट इसका राइट हो जाएगा लिविंग एंड पार्टली लिविंग, वो रह भी रहे हैं, जिंदा भी है, नहीं भी है, जी भी रहे हैं और नहीं भी जी रहे हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है फॉर व्हाट डज द सेकंड प्रीस्ट साइड द कोरस इन द पार्ट 1। तो पार्ट 1 में वो क्या उसकी जो कह रहा है कि वर्ड सेकंड पृष्ठ क्या साइड करता है, ठीक है। तो पार्ट 1 में तो इसकी बात जो कह रहा है कि ये जो आपका 24th क्वेश्चन है, तो इसमें हो जाता है कि ये कह रहा है फॉर कंप्लेनिंग अबाउट द गॉड, फॉर इंसल्टिंग वन अनदर एंड फॉर स्पीकिंग स्कैरलिस, और लास्ट जो ऑप्शन कर रहा है, ये जो फोर्थ ऑप्शन है फॉर बीइंग वरीड एंड अबाउट बेकेट रिटर्न, तो ये सही आंसर है फॉर बीइंग वरीड अबाउट बेकेट रिटर्न। तो यही कह रहा है कि सेकंड पृष्ठ इसके ये जो कोरस में है ये वाली बात करता है, इसके लिए थोड़ा वरीड है। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट आर द टू फिलोसफर दैट बेकेट जस्टापोजिशंस इन टर्म ऑफ द कोरस। कौन से दो फिलोसफर्स का जस्टापोजिशन हो रहा है इन द कोरस में। तो ये जो दो फिलोसफर वाली जो बात है वो क्या है, दो अलग अलग तरह की, क्या एक तरफ एक्टिंग है, दूसरी तरफ सफरिंग है। एक्टिंग कैसे होती है, एक्टिंग फ्री माइंड से होती है, लेकिन यहाँ पे एक्टिंग भी है, तो एक्टिंग हैप्पीनेस में होती है, खुशी में होती है, तो एक्टिंग हैप्पीनेस में होती है। तो जो दो चीज एकदम जस्ट अपोजिट है वो एक्टिंग और सफरिंग है इस प्ले में, ठीक है। एक तरफ एक्टिंग लेकिन दूसरी तरफ क्या है, बहुत दर्द है। अगला क्वेश्चन करा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्स्ट ड्रामा, पोएटिक ड्रामा। तो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, अभी और ऑप्शन अगले तरफ चले गए अगले पेपर पे, लेकिन राइट आंसर है कि जो हमारे कोर्स में मर्डर इन द कैथेड्रल है वो वर्स्ट ड्रामा है, जिसको पोएटिक ड्रामा भी कहते हैं, और 20th सेंचुरी में टी.एस. इलियट ने इसको रिवाइव किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन करा है ये मर्डर कैथेड्रल डिवाइडेड इनटू पार्ट्स। अब कितने पार्ट्स में मर्डर इन द कैथेड्रल बटा हुआ है, तो आपको याद रखना है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट, दो पार्ट में बटा हुआ है। और याद रखिए इस पोयम के पास, इस ड्रामा के पास एक इंटरल्यूड भी है, एक इंटरल्यूड है जो 25 दिसंबर के दिन का है, ठीक है। 25 दिसंबर याद रखिएगा, पूछता है बड़ा दिन जो है क्रिसमस डे। अब देखिए मैंने कुछ और पॉइंट निकाले हैं, कह रहा है कि जो प्ले है मर्डर इन द कैथेड्रल, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 दिसंबर से 29 दिसंबर 1170 की घटना को दिखाता है। अगर पूछ देगा कितना टाइम पीरियड है, तो 2 दिसंबर से 29 दिसंबर, फ्रॉम 2 दिसंबर टू 29 दिसंबर 1170 की स्टोरी को ये एक ट्रू स्टोरी को ये बता रहा है, ठीक है, और वर्स ड्रामा के फॉर्म में बता रहा है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि जो ये किसकी मार्टिडम, मार्टिडम मतलब जो शहीद होना, उनको अच्छे काम के लिए जो डेथ होता है उसको मार्टिडम कहते हैं। तो कह रहा है थॉमस इज एब्सेंस ऑफ 7 ईयर इन द फ्रांस, और वो 7 साल की सजा, 7 साल का निर्वासन काट के, निर्वासन मतलब देश निकाला छोड़ के या देश छोड़ के चला जाता है क्योंकि उसकी जान को खतरा था, और 7 साल बाद फ्रांस से वापस आता है अपने कैंटरबरी में। चलिए अगला एक दो बात और बताए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कुछ एलिमेंट को एडिट करके, इस ड्रामा के कुछ एलिमेंट को एडिट करके जो इलियट क्वेश्चन पूछ सकता है, कौन सी पोयम लिखा, बर्न्ट नॉर्टन, यानी जो मर्डर इन द कैथेड्रल है उस ड्रामा को के कुछ पार्ट को एडिट करके इसने, जो इलियट ने कौन सी पोयम लिखी है अपनी, बर्न्ट नॉर्टन लिखी है, याद रखिएगा। यानी सब प्रोड्यूसर के कहने पर इलियट ने कुछ पार्ट हटा के अपना इसको पोयम के रूप में चेंज कर दिया, पोयम का नाम रखा बर्न्ट नॉर्टन। मैंने ये इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क किया हुआ है। इंटरल्यूड जो है वो कौन देता है, एक सरमन देता है, जो इंटरल्यूड अगर कौन डिलीवर करता है तो वो सरमन देता है। और ये क्रिसमस मॉर्निंग 1170 में इंटरल्यूड है। इंटरल्यूड कब का है, क्रिसमस मॉर्निंग का, ठीक है। क्रिसमस डे आप जानते ही कब मनाया जाता है, तो इंटरल्यूड अगर पूछा जाता है किस डेट की बात करता है तो क्रिसमस डे की बात कर रहा है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम मुझे नजर आया, ये क्वेश्चन तो 100% बनता ही बनता है, मैं पेपर सेटर रहता तो पक्का देता। टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला, तो याद रखिएगा भारत के स्वतंत्रता के जस्ट 1 साल बाद मिला है, 1948 में मिला है टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज, ठीक है। बहुत बड़ा राइटर है टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट का पूरा नाम थॉमस स्टर्न इलियट। चलिए अगला क्वेश्चन हम द हेरी ऐप से देख लेते हैं। तो क्या आया है, द हेरी ऐप से आया हुआ क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन आया कि कह रहा है कि वेयर इज द योंक फ्रॉम, योंक कहां से है। तो योंक यूएस से है, यूके से है कि कहां से है। तो स्टूडेंट्स आपको बता दूं जो योंक है, योंक जो है यूएस, ठीक है, ये जो यूएस से है, ठीक है। तो योंक कहां से रहता है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट से, यानी कि अमेरिका को शो करता है। और यूके क्या करता है, जो हेरी ऐप का कैरेक्टर योंक है, जो हमारा मेल कैरेक्टर है, प्रोटेगनिस्ट है, जिसकी डेथ होती है, वो यूएस से है। और यूके का, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका की बात हो रही है, हॉलैंड आयरलैंड से नहीं है। कह रहा है पैडी कहां से रहता है। तो स्टूडेंट जो पैडी है वो कहां से रहता है, तो वो आयरिश रहता है। पैडी को अगर हम पूछता है कहां से है, तो ऑप्शन देखिए, पैडी क्वेश्चन हमारे यहाँ है स्टूडेंट, थोड़ा सा गलती की वजह से वो चला गया दूसरे पेज पे, तो उसको भी हम लोग देख सकते हैं। तो वो कहां से रहता है, वो आयरलैंड से। राइट आंसर आपका हो जाएगा पैडी जो है वो आयरलैंड से रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि व्हाट इज द लैंग्वेज इज गेस्यूडिट, गेस्यूंडिट, एक्चुअली थोड़ा सा प्रोनाउंस करने में दिक्कत हो रही है। तो गेस यूनिट जो रहता है वो कहां से है, तो वो ये जो कैरेक्टर रहता है इसके साथ ही रहता है, और वो जर्मन है, वो क्या है, जर्मन है, ठीक है। तो यूनिट जो है
जो गेस यूनिट है वो जर्मन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि इन द ओपनिंग सीन, ओपनिंग स्टेज डायरेक्शन, ओनील यानी यूजिन ओनील सेड द प्ले शुड नॉट बी। तो कह रहा है ओपनिंग सीन में कहता है कि प्ले शुड नॉट बी, क्या नहीं होना चाहिए, तो वो किसकी बात करता है कि प्ले नेचुरलिस्टिक नहीं होना चाहिए, ठीक है, दैट द प्ले शुड नॉट बी नेचुरलिस्टिक, ठीक है, इसकी बात करता है यूजिन ओनील ड्रामा शुरू होने पे, ठीक है, ओपनिंग स्टेज के डायरेक्शन में। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट कंडीशन आर द फायरमैन, जो फायरमैन है ये लोग सारे लोग जो शिप पे हैं, कर रहा है कि व्हाट कंडीशन आर द फायरमैन इन द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, वो किस कंडीशन में, ये सारे जो वर्कर है वो किस में, ड्रंक है, ये पी के नशे में एकदम एकदम धुत है, ठीक है, तो ये ड्रंक कंडीशन में ये सारे फायरमैन जो है शिप पे वो किस कंडीशन में, ड्रंक है। अगला क्वेश्चन देख रहा है हाउ डज द प्ले बिगिंस एट द कर्टन राइजेस, प्ले कैसे शुरू होता है जब पर्दा हटता है तो प्ले कैसे होता है, तो पहले उसमें हमको एक कह रहा है ऑप्शन साइलेंट, नॉइजी, म्यूजिकल, सिंगल स्पीकर, तो जब हटता है तो नॉइज एकदम हल्ला गुल्ला शोरगुल सुनाई देता है, नॉइजी साउंड के साथ प्ले शुरू होता है। कह रहा है whom does the froggy refers, इसमें फ्रॉगी किसको कहा गया है, किसको ये इंगित कर रहा है, तो फ्रेंच मैन को, आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंच मैन को रेफर करता है फ्रॉगी। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि हु सिंग्स ओ विस्की इज लाइफ ऑफ अ मैन, ये इंपॉर्टेंट, ये जो डायलॉग है कौन गा रहा है कि वो विस्की द लाइफ ऑफ अ मैन, विस्की ओ जॉनी, तो ये बात याद रखो, तो ये पैडी की लाइन है, ये कौन है, पैडी की लाइन है, पैडी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है पैडी के बाद कि व्हाट इज द नेम ऑफ द मिल्डर्स फादर कंपनी, जो मिल्डर्ड है, जो हमारी एक लेडी जो करेक्टर है, मेल लेडी करेक्टर है, उसकी कंपनी का क्या नाम था, तो याद रखेगा IWW, उसके कंपनी फादर की कंपनी का नाम था IWW। IWW मतलब क्या हो गया, इंटरनेशनल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड। उसके फादर की कंपनी का नाम जो है, जो मिल्डर्ड है, उसके पिता की कंपनी का नाम है इंटरनेशनल वर्कर ऑफ द वर्ल्ड, पूछते IWW, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विच स्कल्पचर मेड द स्कल्पचर यंग समटाइम्स रिजेंबल, तो किस कह रहा है कि कौन से स्कल्पचर जो करता है यंग समटाइम्स रिजेंबल, किससे तुलना वो करता, मतलब रिजेंबल करता है, तो वो स्कल्पचर रॉडिन हो जाएगा स्टूडेंट, इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉडिन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा था कि स्टूडेंट टाइम बहुत नहीं है, वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा हो रहा है, लेकिन हम कोशिश करें जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको करा दे ताकि आपका पेपर थोड़ा अच्छा हो, और आप चीजों को जो आपको डाउट होगा आप कमेंट में मुझसे तुरंत पूछिएगा, ठीक है, या आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उस चैनल को ज्वाइन करते हैं। स्टूडेंट्स आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, क्लासमेट्स के शेयर करिए, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हेन अ मैन रिपीट द वर्ड थिंक देयर वॉइसेस आर डिस्क्राइब्ड एज, तो जब मैन कह रहा है कि जब वर्ड थिंक उसकी वॉइस को कैसे, वो वॉइस कैसी है, तो जब मैन रिपीट करता है वर्ड थिंक को बार बार दोहराता है उसमें, तो उसकी वॉइस कैसी है, मेटालिक, इस वॉइस को बोलता है कैसा है कि उसमें बताया गया कि उसकी वॉइस कैसी है, मेटालिक है, ठीक है। तो कह रहा है व्हाट डज द बू मींस, जो ये वर्ड यूज किया गया स्टोरी में इसका क्या मतलब है, और ये जो कह रहा है स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या, इडियट, ये पूछा हुआ क्वेश्चन था इसलिए मैंने इसको शामिल कर लिया, इडियट, ठीक है। कह रहा है हु कॉल्स फायरमैन कॉमरेड्स, देखिए इसमें कुछ जो एक उसका फ्रेंड रहता है योंग का, वो क्या कहते हैं मार्क्सवादी रहता है, और वो क्या कहता है, कौन, तो वही कहता है हु कॉल्स फायरमैन को कॉमरेड कौन कहता है, वो कहता है, ठीक है। और इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉन्ग, ये जो करेक्टर जो मार्क्सवादी फ्रेंड है इन सारे वर्करों में वो कौन है, लॉन्ग, ठीक है, एक ओल्ड भी, इसमें कई तरह के करेक्टर है, जो एक सबसे ज्यादा ओल्ड मैन भी है, ठीक है। तो हु इज ब्लेम अकॉर्डिंग टू लॉन्ग, लॉन्ग कहता है कि किसका दोष है, हमारी ये हालत इतनी खराब है जो हम लोग इस शिप पर एक वर्कर की तरह इतना बुरे हालत में काम कर रहे हैं, किसका देन है, तो वो किसको दोष देता है, वो कहता है कि भैया ये सब अमीरों का दोष है, कैपिटल क्लास जो कैपिटलिस्ट यानी जो धनार्थी वर्ग है, जो धन ये सारा पैसा ये अपने ही रखते हैं और हमारी बिल्कुल मदद नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए, तो एक कैपिटलिस्ट क्लास का सारा दोस्त है जो हमारी ये हालत। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट मेक द मैन राउडी एंड हैप्पी अगेन आफ्टर द मूवमेंट ऑफ टेंशन, तो स्टूडेंट्स ये कह रहा है तो किसकी बात कर रहा है कि कौन मैन को राउडी बना देता है, राउडी निर्भीक तरह का, एक तरह से जो एकदम मदमस्त रहता हो, अपने आप में रहता हो, एकदम मतलब जो एकदम आप समझ लीजिए कि एकदम बॉस टाइप का, राउडी टाइप का, जो डॉन टाइप का हो, एंड हैप्पी अगेन आफ्टर द मूवमेंट ऑफ टेंशन, तो क्या कर देता है, ये कौन सी ऐसी चीज है, तो ड्रिंक को कहता है कि ड्रिंक लेने के बाद भैया कुछ नहीं है, अब अल्टीमेट बॉस तो हम ही हैं, चलिए, और सारे टेंशन को खत्म करता है ये लोग, किसको, मैं ड्रिंक को। अकॉर्डिंग टू पैडी वो व्हाट हैज रूइंड सेलिंग को कौन खराब करा, जो पैडी है उसके हिसाब से सेलिंग को क्या खराब कर रहा है, यानी जो नाव के खेने का काम है वो क्या खराब कर रहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मशीन्स आ रही है, यही सेलिंग को इफेक्ट कर रही है, मशीन्स, ठीक है, मशीन आ रही है तो भैया जॉब जा रही है। कह रहा है द सैल्वेशन आर्मी इज रेगुलरली रेफर्ड टू द स्टैंड फॉर व्हाट, तो जो सैल्वेशन आर्मी है वो किसको वो रेगुलरली रिफर टू द स्टैंड फॉर व्हाट, तो जो सैल्वेशन आर्मी है वो क्या कहती है, जो आपका रिलीजन है उसको लगातार, ठीक है, तो कह रहा है कि वो जो सैल्वेशन आर्मी वो किसको इंगित करती है, बार बार वो रिलीजन को इंगित करती है, ठीक है। जो हमारी जो फीमेल कैरेक्टर है वही हम जो कैरेक्टर को एक
असभ्य और एक जानवर जैसा व्यक्ति कह देती है कि हेरी एफ हो, उसको कह देती है, ठीक है। तो whom does योंग कॉल द ओल्ड हार्प, अब योंग किसको ओल्ड हार्प कहता है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओल्ड हार्प जो है तो पैडी को कह देता है, किसको कह देता है, जो योंग है, जो हमारा मेन कैरेक्टर वो पैडी को ओल्ड हार्प कहता है, ये सबसे बुजुर्ग कैरेक्टर है, ठीक है, सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। कर रहा है अगला क्वेश्चन, कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू द पैडी लैमेंट योंग से दैट हिमसेल्फ इज अ, तो कहता है पैडी के लैमेंट पे योंग अपने आप को क्या कह देता है, तो पैडी के लैमेंट पे योंग जो है अपने आप को क्या कहता है कि ठीक है, वो जब अपना विलाप करता है कहता है मैं स्टील हूं, आई एम स्टील। और जो फीमेल कैरेक्टर है उसके फादर की कंपनी भी किसकी रहती है, स्टील की रहती है, और कंपनी का नाम IWW याद रखिएगा, इंटरनेशनल वर्कर जो आपको बताया था नाम, ठीक है। अगला क्वेश्चन स्टील तो बता ही दिया। कर हाउ मेनी बेल्स अनाउंस द बिगिनिंग ऑफ द फायरमैन, कितनी बेल्स अनाउंस करती है फायरमैन वॉच को, तो इसका राइट आंसर होगा 8 बेल्स जो है, इसमें याद रखिएगा स्टूडेंट 8 का बहुत वो है, 8 सीन्स भी है शायद इसमें, ठीक है, तो ये भी थोड़ा कंफर्म कर लेगा कितने सीन है, मेरे हिसाब से शायद 8 सीन है, ठीक है, 8 सीन है इस प्ले में, इस बात को ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है वेयर आर द मिल्डर्ड डगलस एंड हर आंट बिगिनिंग ऑफ द सीन 2, मिल्डर्ड डगलस और उसकी आंट कहां पे है जब सीन 2 की शुरुआत होती है, 8 सीन है इसमें, याद रखिएगा प्ले डिवाइडेड इनटू 8 सीन, मेरी बात को बहुत ध्यान से याद रखिएगा। तो वो कहां रहते हैं दोनों, तो ये जो ये डेक है, डेक पे रहते हैं, तो कौन सा डेक है, प्रोमेंडे डेक पे कौन रहती है, मिल्डर्ड डगलस जो लेडी है जो लोगों की मदद करती है और कहती है चैरिटी करती है घूम घूम के, और उसकी अपने आंट के साथ इस डेक पे है प्रोमेंडी डेक, ठीक है, यही हमारे कैरेक्टर जो योंग को है वो उसको इंसल्ट कर देती है। अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डिड मिल्डर्ड स्टडी इन कॉलेज, कॉलेज में मिल्डर्ड क्या पढ़ती है, तो कॉलेज में जो है मिल्डर्ड है वो हिस्ट्री लिटरेचर इकोनॉमिक्स सोशियोलॉजी, तो आंसर राइट हो जाएगा, समाज सोशियोलॉजी कॉलेज में पढ़ी रहती है, सोशियोलॉजी। कह रहा है मिल्डर्ड फादर इज द प्रेसिडेंट ऑफ व्हाट कंपनी, IWW मैंने बताया था उसकी कंपनी का नाम था, और किसकी कंपनी थी, स्टील की कंपनी थी, उसके फादर की कंपनी किसकी थी, स्टील कंपनी। मिल्डर्ड आंट लोथेस व्हाट, तो मिल्ड जो कह रहा है 24, तो वो क्या है, तो वो डिफॉर्मिटी, ठीक है, लोथेस व्हाट, तो डिफॉर्म जो होता है ना, जो एक तरह से जिसका ढांचा व्यवस्थित सुव्यवस्थित ना हो, तो डिफॉर्म को शो कर रहा है। तो कह रहा है मिल्डर्ड इज अटेम्प्टिंग टू डू व्हाट, मिल्डर्ड क्या करने की कोशिश करती है, तो जो स्टूडेंट है कि डिस्कस हाउ अदर हाफ लिव्स, तो क्या मिल्डर्ड जो है वो पता करने की कोशिश, जो हम तो वो अपने आप को तो धनी है ही, वो सोचती है कि जो आधे लोग हैं यानी अदर हाफ, यानी एक कैपिटलिस्ट क्लास और एक वर्कर क्लास, तो अदर हाफ जो है हमारा वो कैसे रह रहा है, और वो थोड़ा समाज सेवा का भी काम करती है। विच ऑफ प्ले यूजिन ओनिल वॉन हिज फर्स्ट पुलिट्जर प्राइज, तो स्टूडेंट्स जो कह रहा है कि पहला पुलिट्जर प्राइज, आपको बता दूं स्टूडेंट्स कि इनको 4 पुलिट्जर प्राइज मिले हैं, सबसे ज्यादा मुझे लगता है लिटरेचर में किसी को पुलिट्जर प्राइज मिला है तो यूजिन ओनिल को मिला है 4 पुलिट्जर। ईयर बता दे रहा हूं, पहले वो देख लीजिए, 20 में, 1920 में, 22 में, 20 में, 22 में, 28 में, 28 में और 57 में, तो 20, 22, 28, 57, यानी 1920, 1922, 1928 और 1957 में 4 बार पुलिट्जर मिला है यूजिन ओनिल को, और पहली बार किसके लिए मिला, बियॉन्ड द होरिजन को, बियॉन्ड द होरिजन, फर्स्ट टाइम यूजिन ओनिल को पुलिट्जर मिला 1920 में, बियॉन्ड द होरिजन, 1920 मूवी है, इसे ट्रिक से याद कर सकते हैं, फर्स्ट टाइम 1920 में मिला, 22 मिला, 28 में, 50 4 पुलिट्जर विनर और 1 नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज कब मिला था यूजिन ओनिल को, तो बता देता हूं स्टूडेंट्स, 1936 में मिला था, 1936 में मिला था, ठीक है, याद रखिएगा, नोबेल प्राइज की बात किया हूं अभी। चलिए अगला क्वेश्चन का, हाउ मेनी पुलिट्जर प्राइज, मैंने यही अभी बता दिया, क्वेश्चन का आंसर 4, कितने पुलिट्जर जीते हैं 4, राइट आंसर बी। यूजिन ओनिल को नोबेल प्राइज कब मिला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1936, ये सब देख के जाएगा, 36 में मिला। नंबर ऑफ सीन कितने हैरी एफ में, 6, 8, मेरे हिसाब से 8 सीन है, ये बात को भी मैं पहले बता चुका हूं। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन कर रहा है हु गॉट 4 टाइम पुलिट्जर, इस तरह भी प्रश्न पूछता है, ओनील, शेक्सपियर, इलियट, मिलर, राइट आंसर यूजिन ओनिल 4 टाइम पुलिट्जर विनर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इलियट को नोबेल प्राइज कब मिला है, 47, आप देख के जाइएगा 47 के आसपास। अगला क्वेश्चन का यूजिन ओनील वाज अमेरिकन, ब्रिटिश, अफ्रीकन, अफ्रो अमेरिकन, कहां का राइटर है, ये अमेरिकन राइटर है, याद रखिएगा, यूजिन ओनील वाज अमेरिकन राइटर, ठीक है। अब आ जाते हैं हम कुछ क्वेश्चन एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा से कर लेते हैं, ठीक है, ये जो लास्ट सेक्शन है, वीडियो लंबा रहा है स्टूडेंट लेकिन आप देख के जाएगा। तो कह रहा है इफ्यूजम वर्ड का क्या मीनिंग है, ठीक है, इफ्यूजम वर्ड का क्या मीनिंग है, तो कह रहा है वो एक डेटा इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन और वर्बल प्ले वाइसिंग, तो जो इफ्यूजम वर्ड है, मैंने सारे टॉपिक से वीडियो, इफ्यूजम जो है ये इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन, ठीक है, इन ऑफेंसिव एक्सप्रेशन को शो करता है, यूफिज्म, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट डू यू मीन बाय इपिलॉग, इपिलॉग से क्या समझते हो, तो इपिलॉग क्या होता है, पोएम और स्पीच एट द एंड ऑफ द प्ले, प्रोलॉग जो है शुरुआत में आता है किसी भी प्ले का, या शुरू होती है स्पीच का, तो प्रोलॉग जो होता है पहले आता है, इपिलॉग समाप्ति पे आता है, याद रखिएगा, प्रोलॉग स्टार्टिंग में आता है और इपिलॉग एंडिंग में आता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शन, डिक्शन क्या होता है, तो अगर डिक्शन की बात करें तो वर्ड
चॉइस ऑफ वर्ड फॉर राइटिंम को डिक्शन कहते हैं, कि किस वर्डों का यूज करना है अपनी राइटिंग में, किस तरह के वर्ड यूज करने हैं, इसकी चॉइस डिक्शन कहलाती है। ठीक है, चलिए इक्विवोकेशन मींस, इक्विवोकेशन जो है वो किसको शो कर रहा है, तो स्टूडेंट्स जो कह रहा है कि इक्विवोकेशन होता है जो टू कॉन्ट्री थिंग्स इन द सेम स्टेटमेंट, जो कॉन्ट्री थिंग्स होती है, जैसे लाइफ भी हो और डेथ भी हो, इस तरह की जब टू अपोजिट वर्ड, गर्मी भी आ जाए, हॉट भी आ जाए, कोल्ड भी आ जाए, तो इस तरह के दो अपोजिट वर्ड जब एक ही स्टेटमेंट में आ जाते हैं तो वो इक्विवेशन का करते हैं। आप थोड़ा एग्जांपल देख लीजिएगा समय निकाल के। ठीक है, तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन कर रहा है कि द ड्रामेटिक मोनोलॉग इज अ टेक्निक ऑफ ड्रामा। तो कह रहा है कि ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है, तो कह रहा है कि डायलॉग बाय सेल्फ ऑफ द कैरेक्टर, एकदम सही है, जो खुद एक व्यक्ति द्वारा जो डायलॉग बोला जाए वो होता है। ठीक है, कह रहा है इट इज फॉर द ऑडियंस, ये भी सही है। इट एक्सप्रेसेस द माइंड ऑफ इनर मोस्ट फीलिंग ऑफ द कैरेक्टर, वो उसके अंदर चल रहे फीलिंग को दिखाता है, बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। यानी ये तीनों जो स्टेटमेंट ऊपर दिए गए ये ड्रामेटिक मोनोलॉग के फीचर है। अगला क्वेश्चन कर रहा है मालाप्रोपोजम क्या है, इनअप्रोप्रिएट टाइरेड, कह रहा है अननेसेसरी रिड्यूएंसी, वर्ड यूज इनकरेक्टली और इन्वेंटेड वर्ड। तो स्टूडेंट इसका राइट आंसर है जो वर्ड इनकरेक्ट रूप में यूज हो जाते हैं वही कहलाते हैं मालाप्रोपोजम। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि व्हाट इज नॉट ट्रू फॉर मालाप्रोपोजम के लिए क्या सही नहीं है, दे कैन बी मिस्टेक, सही है। दे कैन बी इंटेंशनल, ये भी सही है। दे आर मेड बाय पॉलिटिशियन, भैया जानबूझ के पॉलिटिशियन ही तो इस्तेमाल करते हैं गलत वर्ड। दे आर ओनली रिटन, ये गलत है, ये बस लिखे नहीं जाते भैया, बोले भी जाते हैं, और ये तीनों ऑप्शन सही है। ठीक है, ये गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन इफेक्ट ऑफ मालाप्रोपोजम, मालाप्रोपोजम का जो मेलप्रोपोजम है, मेलाप्रोपोजम, इसका कॉमन इफेक्ट क्या है, तो ये सबसे ज्यादा ये हमको हास्य, ये जो है कॉमेडी फन देता है, ट्रेजेडी नहीं है, सरप्राइज भी नहीं है, हॉरर भी नहीं है, फन देता है, हमको बहुत ज्यादा हंसी लाता है। भैया जब कोई कैरेक्टर जान जान के उल्टे फुल्टे शब्द बोलेगा तो क्या आएगी, हंसी आएगी, जानबूझ के बोले या अनजाने में बोल दे। तो जैसे आपने 3 इडियट देखा है ना, उसने कई सारे वर्ड को चेंज कर देता है स्पीच में, जो तो आप समझ सकते हैं ना कितनी हंसी आती है, वो सब मेलाप्रोपोजम का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन कर रहा है सर्कुमुलेशन लिटरेरी मींस, इसका क्या मतलब होता है, तो सर्कुमुलेशन कह रहा है कि सर्कुलर लॉजिक, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, इवेजन और टॉकिंग अराउंड। तो ये जो कह रहा है सर्कुमुलेशन है वो किसकी बात करता है, तो कह रहा है सर्कुलर लॉजिक, अरे ये सर्कुलर लॉजिक कुछ नहीं होता है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, ये भी कुछ नहीं होता है। इवेजियन, इसकी बात नहीं करता। ये टॉकिंग राउंड, उसके आसपास की बातचीत को, किसी चीज के आसपास की जो बात की जाए वो सर्कुमुलेशन को का एग्जैक्ट मीनिंग होता है। टॉकिंग अराउंड, ठीक है, किस चीज के आसपास बात की जा रही है। विच स्टोरी इज लाइकली टू बी हैव इन इपिलॉग, तो कह रहा है किस स्टोरी के पास इपिलॉग होता है। मैंने बताया प्रोलॉग स्टार्टिंग में आता है, इपिलॉग समाप्ति पे आता है। तो कह रहा है फर्स्ट नॉवेल इन अ हॉरर सीरीज, इसमें भी हो सकता है। रोमांटिक कॉमेडी विद अब्रप्ट एंडिंग, इसमें भी हो सकता है। अ प्ले दैट कंफ्यूज द ऑडियंस, बिल्कुल हो सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि एक प्ले जो कंफ्यूज कर सकता है ऑडियंस को, ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ अबव। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन देख लें। इफ यू कैन फाइंड इपिलॉग एट द एंड ऑफ द स्टोरी, वेयर विल द प्रोलॉग विल, वही मैंने बताया कि इपिलॉग जब एंडिंग में होता है तो प्रोलॉग कहाँ होगा, बिगिनिंग में होगा। प्रोलॉग क्या होता है, किसी भी स्टोरी या पोइट्री के बिगिनिंग में आता है। ठीक है, इपिलॉग एंडिंग में आता है। व्हाट आर द सम यूजेस ऑफ इपिलॉग, इपिलॉग के सम यूज क्या है, लेटिंग अ कैरेक्टर एक्सप्लेन देमसेल्फ, ये भी है। इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ कैरेक्टर, नहीं, करेक्ट एक नया कॉन्फ्लिक्ट नहीं देता। इपिलॉग स्टार्टिंग होती है, मैंने बार बार बताया। तो आपका राइट आंसर होगा लेटिंग अ कैरेक्टर एक्सप्लेन देमसेल्फ, बाकी आप पढ़ लीजिए, इसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है व्हाट इज हाइपरबेशन, तो हाइपरबेशन क्या कर रहा है कि द कंक्लूजन एज इंट्रोडक्शन, नहीं। द रीअरेंजमेंट ऑफ लेटर इन अ वर्ड, नहीं। द रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस, बिल्कुल सही। अ फास्ट वे ऑफ राइटर पोएट्री, नहीं। तो हमारे पास जो हमारा एक ही ऑप्शन सही है वो द रीअरेंजमेंट ऑफ द वर्ड इन अ सेंटेंस को हाइपरबेशन कहते हैं। ठीक है, कह रहा है व्हाट आर द हाइपरबेशन नॉट यूज्ड, व्हेन हाइपरबेशन का यूज कब नहीं होगा, प्रोज में, पोएट्री में, लीगल डॉक्यूमेंट में, इन म्यूजिक में। तो कह रहा है कि जो रीअरेंजमेंट, जो दोबारा वर्ड की अरेंजमेंट की जाए, रीअरेंजमेंट को हाइपरबेशन कहते हैं। तो किसमें नहीं होता है, प्रोज में, पोइट्री में, सब में हो जाएगा। लीगल डॉक्यूमेंट में कुछ नहीं हम ऐसा कर सकते, जो कानूनी कार्रवाई कागज है उसमें कुछ नहीं ऐसा होता है। म्यूजिक में हम बार बार एडिट करते हैं। ह्यूब्रिस आर मोस्टली नियरली मींस, इसका क्या एग्जैक्टली किसके मतलब है, डिस्ट्रक्शन और डिफीट, नहीं। इनमी, नहीं। पोएटिक जस्टिस, नहीं। ओवर कॉन्फिडेंस, तो ह्यूब्रिस जो है एग्जैक्टली किसको दिखाता है, ओवर कॉन्फिडेंस को दिखाता है। ठीक है, इन क्लासिकल ट्रेजेडी रिजल्ट ऑफ द ह्यूब्रिस वाज ऑलमोस्ट ऑलवेज, तो क्लासिकल ट्रेजेडी में ह्यूब्रिस क्या था, ऑलवेज। लूजिंग वंस फ्रेंड एंड, तो ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर कॉन्फिडेंस किसको रिलेट करता है, ओवर एम्बिशन, ओवर कॉन्फिडेंस। तो क्लासिकल ट्रेजेडी में ह्यूब्रिस किसको लीड करता है, तो ये डायरेक्टली डेथ को क्लासिकल कॉमेडी में रिलेट करता है। बाकी कह लूजिंग वन फ्रेंड एंड फैमिली, नहीं। टेम्पोररी सेटबैक्स फॉलोड द लर्निंग वैल्यूएबल लेसन, नहीं, कोई वैल्यूएबल लेसन लर्निंग में नहीं, सी हो जाएगा। ठीक है, ऑल ऑफ एबव नहीं होगा। अगला, तो इस तरह से स्टूडेंट्स कई सारे क्वेश्चन किए। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ह्यूब्रिस कैन बी वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट इन फॉर्मल एसे, स्पेशली ऑन, कब हो सकता है, किस फॉर्मल एसे में ह्यूब्रिस का इस्तेमाल किया जा सकता है, फिलॉसफी, इथिक्स, फिलॉसफी में नहीं। तो कह रहा है वैल्यूएबल कॉन्सेप्ट इन फॉर्मल एसे स्पेशली ऑन, जब हिस्ट्री के ऊपर कोई फॉर्मल एसे लिखा जाए तब ह्यूब्रिस ज्यादा वैल्यूएबल है पोएट्री के मुकाबले। ठीक है, तो हमारे हिसाब से हिस्ट्री। ठीक है,
तो स्टूडेंट इस तरह से हमने आपके लिए इतने सारे क्वेश्चन की सीरीज को स्टूडेंट्स हमने आपके लिए कवर कर लिया है। आपने अपना कीमती टाइम निकाल के वीडियो को देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। आप मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आता चलूंगा। और आपके जितने एग्जामिनेशन हो रहे हैं आप मुझे कमेंट करिए कि अगर आपको उसका एग्जैक्ट सोल्यूशन चाहिए और विद एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट करिएगा। आप टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके ज्वाइन कर लीजिएगा चैनल को। वीडियो को देखने के लिए आपका थैंक यू सो मच। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, एकदम वंडरफुल हो और सबसे अच्छा हो। मैं ये बस यही कहूंगा, गुड लक डियर स्टूडेंट्स फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हैव अ गुड नाइट एंड हैव अ गुड डे टू। जो लोग दिन में देख रहे हैं उनके लिए गुड डे। थैंक यू सो मच।